विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन। ये हमारे जीवद्रव्य में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। तो प्रोटीन को हम इस वीडियो में कंप्लीट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रोटीन देखिए, ग्रीक शब्द है प्रोटियोज, उससे ये शब्द बना है प्रोटीन। तो जो ग्रीक शब्द प्रोटियोज है उसका अर्थ होता है प्रथम स्थान या फर्स्ट रैंक। तो इस प्रथम स्थान या फर्स्ट रैंक देने के नाम के आधार पर इसका नाम प्रोटियोज था, और इससे ही प्रोटीन नाम का जो इसका नामकरण हुआ है। प्रथम स्थान इसलिए है क्योंकि किसी भी जीव के निर्माण, किसी सजीव कोशिका के निर्माण में सबसे ज़्यादा काम आने वाला कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम वर्णन जिसने वर्णन प्रस्तुत किया कि इस तरह से ये पदार्थ होता है, तो ये जो वर्णन करने वाले वैज्ञानिक थे वो मूल्डर थे। मूल्डर ने सबसे पहले प्रोटीन का वर्णन किया था। लेकिन इस प्रोटीन शब्द है, इसको देने वाले प्रथम वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। यानी प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक बर्जीलियस थे। ये मूल्डर के सहयोगी या साथी थे, इन्हीं के साथ ही काम करते थे। ये जो प्रोटीन होते हैं ये बहुत बड़े आकार के जैव अणु होते हैं, जिनको अपन माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। बहुत बड़े आकार के जैव अणु होते हैं, जैसे पॉलीसेकेराइड या जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उसी के समान ये भी बहुत बड़े आकार के जैव अणु पाए जाते हैं, या इनको बहुत बड़े आकार के जैव अणु हम सम्मिलित करते हैं। प्रोटीन जो है, हम जानते हैं कि अगर कोशिका का अपन संगठन देखें, जीव द्रव्य का देखें चाहे कोशिका का देखें, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है। तो प्रोटीन कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन कोशिका में सबसे अधिक विविधता वाला अणु भी है। विविधता वाला अणु का मतलब है इसकी संरचना अलग अलग प्रकार की होनी चाहिए। कुछ प्रोटीन है वो बिल्कुल सरल संरचना में होते हैं, कुछ है वो इस तरह से कुंडलित रहेंगे, कुछ है वो बिल्कुल गोलाकार आकृति में रहेंगे, और कुछ है वो बहुत ही जटिल आकृति के अंदर पाए जाएंगे। तो इसकी आकृति कोशिका में अलग अलग होती है और अलग अलग रूपों में ये प्रोटीन पाया जाता है। इस कारण हम प्रोटीन को सबसे अधिक विविधता वाला अणु कहते हैं। तो ये भी एक प्रश्न बनता है कि हमारे कोशिका में सबसे ज़्यादा जो वेरिएशन या विविधता वाला अणु है वो प्रोटीन होता है। आखिर प्रोटीन बनते कैसे हैं या इनका निर्माण कौन करता है? तो याद रखिए, प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाता है। ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, इन अमीनो अम्ल के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर जब ये अमीनो अम्ल मिल जाते हैं तो इनके बीच एक पेप्टाइड बंध बनता है, और उस पेप्टाइड बंध के बनने से ये अमीनो अम्ल जुड़ते चले जाते हैं। और इस तरह से मतलब एक प्रोटीन की सबसे छोटी लड़ी बनाने के लिए कम से कम 2 अमीनो अम्ल चाहिए हमें। तो 2 अमीनो अम्लों के बीच में एक बंध बन गया है, इसको हमने पेप्टाइड बंध कहा है। इस तरह से बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिल जाते हैं तो प्रोटीन की लड़ी का या श्रृंखला का निर्माण होता है। तो हमने ये कहा है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के बहुलक होते हैं। बहुलक मतलब बहुत सारे अमीनो अम्ल जब मिल जाते हैं तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अर्थात अनेक अमीनो अम्ल मिलकर अनेक अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जैसे बहुत सारे अमीनो अम्ल है तो वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। 2 अमीनो अम्ल मिलेंगे तो छोटी श्रृंखला बनेगी, 3 है तो उससे बड़ी होगी, और बहुत सारे ओलिगोपेप्टाइड या बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हो जाएंगे तो बहुत लंबी लंबी प्रोटीन श्रृंखलाएं बनती जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जब अमीनो अम्ल, जैसे एन अमीनो अम्ल है, बहुत सारे हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, तो वो सभी मिलकर क्या बना लेते हैं, एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो सबसे सरल जो इकाई है प्रोटीन बनाने की वो अमीनो अम्ल होते हैं। अब बात ये, जो अमीनो अम्ल हैं ये आखिर ये किसके बने होते हैं? तो एक अमीनो अम्ल की अपन संरचना देखें तो उसमें मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के तत्व तो होते ही होते हैं। CHO और N, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तो होते ही होते हैं। बाकी कुछ मात्रा में सल्फ़र और फॉस्फेट भी इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सल्फ़र भी हो सकता है और फॉस्फेट भी
प्रोटीन के अंदर पाए जा सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि CHON और सल्फ़र और फॉस्फेट ये भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इनसे मिलकर है वो अमीनो अम्ल बने होते हैं। ये अमीनो अम्ल है, चूँकि हमने कहा कि अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो हमें इन्हें प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। एक अगर अमीनो अम्ल की बात करें तो इसमें दो तरह के समूह होते हैं। जैसे एक सरल अमीनो अम्ल देखें तो इसके अंदर इस तरह से हमें एक अमीनो अम्ल की संरचना देखें तो जैसे ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कुछ मात्रा में इसमें सल्फ़र और फॉस्फेट से भी निर्मित होते हैं। तो अगर ऑप्शन ये 4 आते हैं तो 4 करने हैं, और ऑप्शन में अगर सल्फ़र और फॉस्फेट आता है तो ऑप्शन में सल्फ़र और फॉस्फेट को भी सम्मिलित करते हुए हमें आंसर देना है। अमीनो अम्ल कि हम कह रहे हैं कि प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल करते हैं, तो इस कारण हम प्रोटीन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहेंगे? अमीनो अम्ल को ही कहेंगे। एक अगर अमीनो अम्ल की बात करें, सबसे सरल अमीनो अम्ल, तो उसमें एक तो होता है अम्ल समूह है, एक उसके अंदर होता है अमीनो समूह है, और बाकी एक हाइड्रोजन हो सकता है या कोई आर या एल्किल या मेथिल समूह उसके अंदर पाया जा सकता है। तो ये दो इसके अंदर समूह होते हैं, इसी के कारण इसकी प्रकृति निर्धारित होती है। ये जो NH2 समूह होता है इसको तो बोलते हैं अमीनो समूह है, अमीनो समूह है। और जो COOH होता है इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है। ये अम्ल समूह होता है, ये अम्ल के अंदर पाया जाता है, ये क्षारीय प्रकृति का समूह है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीनो अम्ल में एक अमीनो समूह होता है NH2 समूह जिसकी क्षारीय प्रकृति होती है, और दूसरा कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH जिसकी अम्लीय प्रकृति होती है। तो अगर हम ये कहें कि एक अमीनो अम्ल में क्षारीय गुण भी होता है और अम्लीय गुण भी होता है, तो दोनों के गुण पाए जाते हैं, और ऐसे यौगिक जिनमें क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं तो उन्हें हम उभयधर्मी यौगिक कहते हैं। उभय का मतलब दोनों, धर्मी यानी गुण हो गए, तो दोनों गुण है, इसके अंदर क्षारीय प्रकृति का भी गुण है और अम्लीय प्रकृति का भी गुण है। तो अमीनो अम्ल उभयधर्मी प्रकार के यौगिक कहलाते हैं, क्योंकि ये अम्लीय और क्षारीय दोनों तरीके से, इसमें दोनों तरह के अणु पाए जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि हम कह रहे हैं कि अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो लगभग कितने के अमीनो अम्ल होते हैं और वो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो विभिन्न खोजों के अनुसार मनुष्य की बात करें तो मानव में, अगर मानव की बात करें तो मानव में लगभग 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो कि जुड़ जुड़ कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ नवीन खोजों के अनुसार जो अन्य जीव है, जैसे कोई जीवाणु हो सकता है, तो या कोई प्रोकैरियोट कोशिका है, अन्य कोई प्रोकैरियोट कोशिका है, कोई यूकैरियोट कोशिका है, तो उनमें और भी अमीनो अम्ल देखने को मिले हैं। तो मनुष्य में तो लगभग 20 तरह के होते हैं ये, लेकिन कुछ नवीन खोजों के अनुसार लगभग अभी 21 तरह के अमीनो अम्ल, और अभी एक अमीनो अम्ल और 22वां और खोजा गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे 21 तरह के अमीनो अम्ल है वो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं। अब एक और हो गया तो 22वां हम कह सकते हैं। तो अगर मनुष्य की बात करें हम, तो मनुष्य में लगभग 20 तरह के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको लेंगे, तो जैसे 20 होंगे तो इसके अंदर हमें 9 आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल में बांटेंगे। तो मनुष्य की बात करें तो लगभग 9 तरह के आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं और 12 लगभग अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अभी आवश्यक और अनावश्यक क्या होते हैं? तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल क्या होते हैं, ये आवश्यकता है इनकी, अर्थात ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जीव के शरीर के द्वारा नहीं किया जा सकता, तो इनको भोजन से प्राप्त करना आवश्यक है। बात यह है कि जीव का शरीर इन अमीनो अम्ल का निर्माण नहीं कर सकता, इसलिए हमें बाहर से भोजन के रूप में या भोजन के साथ इनको लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये आवश्यक अमीनो अम्ल इसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। अब आपको ये इसके उदाहरण ज़रूर याद करने हैं। जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल की बात करें तो इसमें कुछ अमीनो अम्ल है, जैसे फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, ल्यूसीन, मेथियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन,
थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन, आइसोल्यूसिन। तो ये हमारे लगभग 9 तरह के अमीनो अम्ल जो कि आवश्यक अमीनो अम्ल से होते हैं, ये इसके अंदर पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5, 3 4 5 6 7 8 और 9, इससे भी ये 9 तरह के अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। पहले एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, आर्जिनिन जो अमीनो अम्ल था उसको पहले है वो आवश्यक अमीनो अम्ल में रखा गया था, लेकिन अब इसको अर्ध अनिवार्य अमीनो अम्ल में रखा जाता है। तो क्योंकि ये यंग एज में तो ज़रूरी है, लेकिन वयस्क अवस्था में ये आवश्यक नहीं होता है। तो आवश्यक अमीनो अम्ल 9 गए, इन 9 को आपको याद कर लेने हैं। अब दूसरे होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक का मतलब है इनको हमें भोजन के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है, इनका शरीर खुद ही संश्लेषण कर लेता है। अर्थात ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण जीव के शरीर के द्वारा हो जाता है, अतः इनमें भोजन में इनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है, अर्थात इनको भोजन के रूप में लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अमीनो अम्ल कौन कौन से होते हैं? एलेनिन होते हैं, एस्परजिन होते हैं, एस्पार्टिक अम्ल होता है, ग्लूटेमिक अम्ल होता है, सीरीन होता है, सिस्टीन होता है, टायरोसिन होता है, प्रोलीन होता है, हाइड्रोक्सी प्रोलीन होता है, ग्लाइसिन होता है, आर्जिनिन होता है और सेलेनोसिस्टीन जो कि 21वां अमीनो अम्ल है, ये पाया जाता है। ये सभी अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। एक पायरोलाइसिन, एक 22वां अमीनो अम्ल और आ गया है, 22वां, जिसका नाम है पायरोलाइसिन। ये कुछ जीवाणुओं के अंदर पाया जाता है। तो ये 22वां अमीनो अम्ल को कंसिडर किया गया है पायरोलाइसिन के रूप में, हालांकि मनुष्य में ये नहीं पाया जाता है, मानव में ये उपयोगी नहीं है, केवल जीवाणुओं में मिला है। तो ये 22वां पायरोलाइसिन प्रकार का एक अमीनो अम्ल है। बाकी ये सभी मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं। तो आपको केवल आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल के अंदर ध्यान रखना है। तो कभी बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि निम्न में से आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है या निम्न में से अनावश्यक अम्ल है, तो उसको अपन को छांटना है। तो आपको केवल आवश्यक अमीनो अम्ल को याद कर लेने हैं, बाकी जो बच गए वो अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। तो एक तरह से आपको केवल और केवल आवश्यक अमीनो अम्ल को याद करने हैं। इसके लिए मैंने खुद अभी एक स्वरचित एक ट्रिक बनाई है, जो आपको ट्रिक में बता देता हूँ कि ये ट्रिक क्या है। तो ये ट्रिक ये है कि जैसे ये अमीनो अम्ल है हमारे, तो इस अमीनो अम्ल को हम लेकर जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल को ले लेते हैं। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है कि जैसे कोई ए है और बी है, तो ये आपस के अंदर कुछ बातचीत कर रहे हैं। तो ए ने कहा कि फाइल लाइए, फाइल जिसको अपन कहेंगे कि फाइल लाइए, ये ए कह रहा है बी को। तो जब ये फाइल देखी गई, तो जब ये फाइल वो लेके आए और फाइल में देखा गया कि उसमें ये आया कि लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई, ये उस फाइल में लिखा हुआ था। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो कि फाइल लाइए, लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? जैसे फाइल से आप याद कर लो, इसके अंदर फिनाइल, जैसे पहला मैंने ये कहा फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन हो गया। लाइए, लाई, तो लाई से हो गया लाइसिन, तो लाई से आप क्या याद कर लो? लाइसिन।
फिर आता है लू में, लू यानी लू ये का मतलब है जैसे गर्मी वाली लू मान लो, फाइल लाइए तो उसमें लिखा हुआ था कि लू में हिस्टोरिकल वैली, वैली यानी होता है गाठी, हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक, तो लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई है, यानी 4 यात्राएं आई है, उसको जाने का मौका मिल रहा है। लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई है, यानी घूमने के लिए उसको मौका मिला है। तो लू से आप याद कर सकते हो ल्यूसीन, और में से याद कर सकते हो मेथियोनिन। हिस्टोरिकल से आप याद कर सकते हो हिस्टीडीन। वैली से आप याद कर सकते हो वेलिन। अब इस की का कोई एमिनोमल नहीं है। नेक्स्ट अपन ले लेते हैं 3 को, तो 3 को हम थ्रियोनिन आराम से याद करेंगे इससे। ट्रिप को हम याद करेंगे ट्रिप्टोफैन, और आई से हम याद करेंगे आइसोल्यूसिन। तो एक तरह से बहुत अच्छी ट्रिक है याद करने की कि फाइल लाइए, लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई है। ये मैंने अपने स्वरचित, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, मैंने स्वरचित एक ट्रिक बनाई है आपको याद करने की। तो इस तरह से आप ये ट्रिक याद कर सकते हो। फाइल लाइए, लू में हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई। फाइल से फिनाइलिन, लाइए से लाइसिन, लू से लूसीन, में से मेथियोनिन, हिस्टोरिकल से हिस्टीडीन याद कर लो, वैली से वेलिन याद कर लो, 3 से थ्रियोनिन याद कीजिए, ट्रिप से ट्रिप्टोफैन याद कीजिए, और आई से आइसोल्यूसिन याद कीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, और ये केवल याद करने की आपकी ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप ज़रूर इस्तेमाल करें तो इसका पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप लिख लो इसको कि फाइल लाइए, तो फाइल लेके आए तो उसमें लिखा हुआ था कि लू में हिस्टोरिकल वैली, हिस्टोरिक का मतलब ऐतिहासिक वैली यानी घाटी, तो हिस्टोरिकल वैली की 3 ट्रिप आई है। तो इस तरह से ये आप पूरे 9 के 9 अमीनोमल, आवश्यक अमीनोमल याद कर सकते हो, और फिर बाकी जो बच गए हैं वो सारे अनावश्यक अमीनोमल बच गए, तो वो ऑटोमेटिक आप उसमें छटनी कर सकते हो। नेक्स्ट अपन बात कर, तो ये इस तरह से आप इसको ट्रिक को याद कीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स की। तो हमने 21वां अमीनोमल तो कह दिया सेलेनोसिस्टीन, 21वां अमीनोमल को कंसिडर किया गया, और 22वां अमीनोमल को जगाया है पायरोलाइसिन के रूप में, जो मनुष्य में नहीं मिल रहा है लेकिन जीवाणु में उपयोगी है। अब कुछ महत्वपूर्ण इसमें बिंदु है कि सबसे सरल अमीनोमल है, वो सबसे सरल अमीनोमल है ग्लाइसिन। याद रखिएगा, ये ग्लाइसिन बहुत ही सिंपल प्रकार का अमीनोमल है। इसमें एक COOH समूह होता है, एक NH2 समूह होता है, और एक एल्किल या आर इसको कहेंगे एल्किल समूह होता है। तो इसमें एक अमीनो समूह होता है और एक एसिड समूह होता है, और बहुत ही सरल प्रकार का, सबसे सरल प्रकार का अमीनोमल होता है वो ग्लाइसिन होता है। और ये भी याद रखिए सबसे सरल है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये अनावश्यक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बन जाएगा। अर्थात इसको ऐसे याद करो कि सबसे सरल होने के कारण हमारा शरीर इसको सरलता से बना लेता है, अर्थात ये अनावश्यक अमीनोमल है। सल्फर युक्त अमीनोमल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बहुत बार ये नीट वगैरह की परीक्षा में आ चुका है कि सल्फर युक्त अमीनोमल, हमने सल्फर भी कहा था कि सल्फर भी पाए जाते हैं। तो इसमें 2 अमीनोमल है, सिस्टीन और मेथियोनिन। तो सिस्टीन और मेथियोनिन ऐसे 2 अमीनोमल हैं जो कि सल्फर, इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, अर्थात इसको आप इस तरह से याद कर लो SMC। एस से सल्फर, M से मेथियोनिन और C से सिस्टीन। तो SMC अर्थात जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, तो इससे आपका याद कर सकते हो सल्फर से मेथियोनिन और सिस्टीन। तो सिस्टीन और मेथियोनिन दोनों सल्फर युक्त अमीनोमल होते हैं। OH समूहयुक्त, जिसमें एल्कोहलिक समूह होता है, वो OH समूहयुक्त अमीनोमल होते हैं सीरीन और थ्रियोनिन। सीरीन और थ्रियोनिन है वो OH समूहयुक्त अमीनोमल है, इनमें OH पाया जाता है। एरोमेटिक अमीनोमल, एरोमेटिक का मतलब हो गया जिनमें एरोमेटिक, जिनमें कोई बेंजीन जैसी रिंग पाई जाए,
तो इस तरह की कोई इनमें रिंग पाई जाती है, वलय पाई जाती है, तो वो एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं। जैसे इसके उदाहरण है फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, ये एरोमेटिक अमीनो अम्ल होते हैं। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। कुछ अमीनो अम्ल होते हैं जिनमें अमाइड समूह पाया जाता है, CONH2, ये एक समूह होता है जिसको अमाइड समूह कहते हैं। इससे बना हुआ एक अमीनो अम्ल है जिसका नाम है एस्परजिन। ये बहुत महत्वपूर्ण एक अमीनो अम्ल जो सबसे पहले खोजा गया था। एस्परजिन सबसे पहले खोजा जाने वाला अमीनो अम्ल है, ये अपन पढ़ेंगे एस्परजिन, जिसको अपन ASP भी कहते हैं। ये शतावरी प्लांट के अंदर पाया जाता है। तो एस्परजिन अमीनो अम्ल अमाइड युक्त अमीनो अम्ल होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है हमारे, तो इनको आप देख लेना, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट अपन चलते हैं हमारे इसमें कि एक प्रश्न है कि विषम चक्रीय। विषम चक्रीय का मतलब होता है जैसे बेंजीन रिंग नहीं है, इस तरह से पंचकोणीय प्रकार की कोई रिंग पाई जा रही है। तो हेटेरोसाइक्लिक या विषम चक्रीय प्रकार के जो वलय वाले अमीनो अम्ल है वो है हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोप्रोलीन। जो हाइड्रोक्सी इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये हिस्टिडीन, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमीनो अम्ल है, वो विषम चक्रीय या हेटेरोसाइक्लिक प्रकार के होते हैं। तो इस तरह से हमने इसके कुछ स्पेशल पॉइंट देखे हैं, तो वो याद रखिएगा आप। इसमें रिंग होती है, लेकिन बेंजीन रिंग न होकर विषम चक्रीय एक वलय पाई जाती है, हिस्टिडीन, प्रोलीन और प्रोलीन का ये एक हाइड्रोक्सी प्रोलीन। अब हम पढ़ते हैं अमीनो अम्ल की प्रकृति की। अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है? तो हम कह रहे हैं कि अमीनो अम्ल के अंदर COOH समूह पाया जाता है और NH2 समूह पाया जाता है। तो अगर ये दोनों बराबर है, मान लीजिए एक एक है, तो दोनों उदासीन हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए COOH ज़्यादा है NH2 से, तो वो अमीनो अम्ल अम्लीय हो जाएगा। अगर NH2 ज़्यादा है COOH से, तो वो क्षारीय हो जाएगा। और अगर दोनों बराबर है तो हम ये कह देंगे कि दोनों ये अमीनो अम्ल उदासीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम कहें कि अमीनो अम्ल की प्रकृति 3 तरह की होती है। क्षारीय अमीनो अम्ल कौन से होते हैं? जिनके अंदर 2 NH समूह पाए जा रहे हैं। एक तो होगा COOH और 2 NH समूह पाए जाएंगे। तो अगर इसमें दो NH2 है तो एक इसके अंदर होगा COOH, तो 2 ज़्यादा हो गए, इसलिए क्षारीय प्रकृति का हो गया। ऐसे अमीनो अम्ल के उदाहरण याद रखिएगा, आर्जिनिन और लाइसिन, ये क्षारीय अमीनो अम्ल है। आर्जिनिन और लाइसिन ये क्षारीय प्रकृति के अमीनो अम्ल होते हैं। दूसरा है अम्लीय प्रकृति के। तो अम्लीय कैसे होगी? जब इसमें 2 COOH पाए जाएंगे और एक NH2 समूह होगा। तो जाहिर सी बात है NH2 समूह से ये COOH समूह ज़्यादा हो गए, ये 2 हैं और ये अकेला ही है, तो ये उदासीन नहीं हो पाता है, इसलिए अम्लीय प्रकृति का ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं। जो जैसे नाम से स्पष्ट है, ग्लूटेमिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल। तो ये तो आपको दोनों याद हो जाएंगे क्योंकि इसमें जैसे अम्ल लगा हुआ है। तो ग्लूटेमिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल दोनों अम्लीय प्रकृति के अमीनो अम्ल होते हैं। और बाकी जो इनके अलावा जो बाकी बच गए शेष जो शेष है वो सभी उदासीन होते हैं, क्योंकि उनमें एक तो COOH समूह होता है और एक NH2 समूह होता है, इस कारण से वो सभी उदासीन होते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ले लेते हैं कि 21वां जो अमीनो अम्ल कंसिडर किया गया है, जो खोजा गया है, उसका नाम है सेलेनोसिस्टीन। ये जो सेलेनोसिस्टीन है ये प्रोकैरियोट में भी पाया जा रहा है और यूकैरियोट के अंदर भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। ये सेलेनोसिस्टीन ये 21वां अमीनो अम्ल है। और जो 22वां अमीनो अम्ल खोजा गया है, कंसिडर किया गया है, वो है पायरोलाइसिन। ये मानव में उपयोगी नहीं है, अभी मानव में इसका कोई पता नहीं चला है, ये केवल कुछ जीवाणुओं के अंदर खोजे गए हैं। तो जीवाणुओं के अंदर ये प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बिंदु ये कि सबसे पहले खोजा गया जो अमीनो एसिड था, सर्वप्रथम खोजा गया अमीनो अम्ल एस्परजिन था। इसको एस्पेरेजिन भी लिखते हैं या एस्परजिन। तो एस्परजिन अमीनो अम्ल सबसे पहले खोजा गया अमीनो अम्ल जो कि शतावरी जैसे प्लांट के अंदर पाया जाता है।
बहुत ही महत्वपूर्ण अमीनो अम्ल है एस्परजिन, जो कि शतावरी जैसे पादपों में पाया जाता है। और 20वां जो अमीनो अम्ल खोजा गया था, ये भी याद रखने वाले योग्य है। तो 20वां जो हमारा अमीनो अम्ल है वो थ्रियोनिन था। तो फर्स्ट तो था एस्परजिन, 20वां खोजा गया थ्रियोनिन, 21वां खोज दिया सेलेनोसिस्टीन, 22वां हो गया पायरोलाइसिन। तो इस तरह से अभी तक जैसे 22 अमीनो अम्ल कंसिडर किए गए हैं। ये हमारा हो गया 20वां अमीनो अम्ल थ्रियोनिन। नेक्स्ट अपन पढ़ लेते हैं कि इस प्रोटीन का निर्माण आखिर कैसे होता है। तो प्रोटीन का निर्माण हमने कहा कि अमीनो अम्ल से होता है। तो अमीनो अम्ल जैसे एक अमीनो अम्ल है उसका एक COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह है। दूसरा अमीनो अम्ल का NH2 समूह है। ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो इसमें से एक जलकाणु निकलेगा और इन दोनों अमीनो अम्ल के बीच में जो बंध बनेगा उस बंध को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध। इस पेप्टाइड बंध के कारण दो अमीनो अम्ल है वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंजाइम की ज़रूरत हो सकती है, जैसे पेप्टिडाइल एंजाइम हो सकते हैं जो कि पेप्टाइड के बंध को उत्प्रेरित करते हैं, पेप्टाइड बंध को बनने में उसकी प्रेरणा करते हैं। ये जो पेप्टाइड बंध है ये होता है CONH समूह। अब ये कैसे बना देखो कि ये बहुत ही सरल प्रकार का अमीनो अम्ल है, COOH है इसमें, दूसरे का समूह होता है NH2 समूह। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं NHH, तो NH2 हो गया। तो यहाँ से क्या होता है OH और H यानी -H2O, यहाँ से जलकाणु निकलेगा और जलकाणु निकलने से हमने जलकाणु निकाल दिया तो बाकी बच गया NH2RHCONH, ये संरचना बच गई। तो ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बंध, अर्थात CONH को पेप्टाइड बंध कहा जाता है। और इस तरह से बहुत सारे पेप्टाइड बंध बनते जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण होता जाता है। तो एक प्रोटीन की सबसे छोटी लड़ी बनाने के लिए हमें कम से कम 2 अमीनो अम्ल तो चाहिए ही चाहिए। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो अमीनो अम्ल होते हैं वो सबसे सरलतम इकाई है। तो अगर 2 अमीनो अम्ल मिलते हैं तो हमें इससे बनता है डाईपेप्टाइड बनता है, और 3 अम्ल मिलते हैं तो उससे बनता है ट्राईपेप्टाइड बनता है, 4 अमीनो अम्ल मिलेंगे तो उससे बनेगा टेट्रापेप्टाइड बनेगा, और 5 मिलेंगे तो हम उसको कहेंगे पेंटापेप्टाइड, और 6 मिलेंगे तो 6 को कहेंगे हेक्सापेप्टाइड। तो इस तरह से ये चलता रहता है काम और उसी का आधार पर उनका नाम दे दिया जाता है। जो 2 से लेकर 10 अमीनो अम्ल जब मिल जाते हैं तो हम उनको कह देंगे ओलिको पेप्टाइड्स कह देंगे, जैसे सेक्राइड कहा था। और 10 से ज़्यादा होंगे तो हम उनको कह देंगे पॉलीपेप्टाइड्स। तो बहुत सारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादातर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही होती है। तो इस तरह से अगर हमें पूछे डाईपेप्टाइड, तो डाईपेप्टाइड में 2 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है, ट्राईपेप्टाइड में 3 अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध बनता है, टेट्रा में 4 के बीच में बनेगा, पेंटा में 5 के बीच में बनेगा, हेक्सा में 6 अमीनो अम्ल के बीच बनेगा। कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं। हमारे अमीनो अम्ल के 2 रूप होते हैं, वो रूप कौन कौन से होते हैं। तो अमीनो अम्ल के देखा गया है कि 2 रूप होते हैं इनके, जिसको अपन D और L कहते हैं। D को राइट हैंडेड और इसको लेफ्ट हैंडेड फॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो D और L अमीनो अम्ल होते हैं जिनके 2 समावी रूप हैं, जिनमें यह देखा गया कि जो L अमीनो अम्ल होते हैं ये केवल और केवल प्रोटीन संश्लेषण में ये ही भाग लेते हैं। तो ये याद रखने वाली बात है कि यूकेरियोट्स के अंदर प्रोटीन संश्लेषण में केवल L अमीनो अम्ल ही भाग लेते हैं। बाकी जो D अमीनो अम्ल है, राइट हैंडेड जो अमीनो अम्ल से होते हैं, ये इनका जो रूप समावी है वो इनके प्रकाश से समावी रूप होते हैं। तो D अमीनो अम्ल जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ में मिलते हैं या कुछ जीवाणुओं के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जो उससे निर्मित होते हैं D अमीनो अम्ल से, या जीवाणु के अंदर कोशिका भित्ति में ये पाए जा सकते हैं। तो हमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि L अमीनो अम्ल से ही प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में होता है। लेकिन ये जो 2 रूप है
डी और एल ये सभी अमीनोमल्स के होते हैं, लेकिन इसका एक अपवाद है। ग्लाइसिन जो सबसे सरल प्रकार का अमीनोमल है, उसके ये डी और एल समावय नहीं होते हैं, उसके केवल एक ही समावय होता है। केवल ये सरल प्रकार का एक अमीनोमल है, जिसके अंदर बहुत ही सिंपल संरचना होती है। इसके अंदर एक एसिड समूह होता है, एक NH2 समूह होता है, एक तरफ H होता है, एक तरफ कोई R, जिसमें R में कोई मेथिल या एथिल समूह पाया जा सकता है। तो वो सिंपल प्रकार का एक ग्लाइसिन अमीनोमल पाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने केवल प्रोटीन के रूप या निर्माण या इसको अमीनोमल देखे हैं। नेक्स्ट में इसके कुछ अपन विन्यास पढ़ेंगे। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो ओके बायोलॉजी बाय BSS के पास एक रेड कलर का बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब, उसको आप दबाएं और फिर जो घंटी का चिन्ह है उसको दबाएं, ताकि जैसे ही कोई वीडियो पोस्ट करता हूं तो आपको उसको तुरंत नोटिफिकेशन या मैसेज उसका आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अपने वीडियो को लगातार वॉच करते रहें, अपने स्वयं के नोट्स निर्मित करते रहें। ये नोट्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं और बहुत अच्छे नोट्स आपके लिए बनाए जा रहे हैं। तो अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ इस अपने चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे को ये पता लगे कि कौन कौन विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी हैं वो, या कितने हमारे दोस्त हैं वो अपने इस चैनल को समर्थन या सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद।